एक्सपेंडिचर अकाउंट का कुछ मैंने आपको बेसिक बताया था कि आखिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो डिफरेंट कैसे होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो तीन बातें मैंने आपको बताई थी कि आखिर कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफरेंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। और वो क्या है, वो बातें वो हैं कि जिन बातों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इग्नोर करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उन्हीं बातों को ध्यान में रखता है, उन्हीं बातों पे फोकस करता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है मुझे सब हजम है, रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहता है नहीं भाई नहीं, मैं जो है केवल रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट और रिवेन्यू नेचर की पेमेंट को रिकॉर्ड करूँगा, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर की पेमेंट को जो है मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, कैपिटल नेचर की रिसिप्ट और कैपिटल नेचर की जो पेमेंट है वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? वो बैलेंस शीट के अंदर जो है रिकॉर्ड होंगी। वो कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कि मेरे लिए टाइम फैक्टर भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता हूँ, मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि भाई मेरे लिए मैचिंग प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे नहीं, एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे बनता हूँ। ओनली करंट ईयर की रिसिप्ट और करंट ईयर की पेमेंट को रिकॉर्ड करूँगा। जिस साल की अकाउंटिंग हो रही है तो जो भी एक्सपेंडिचर और जो भी इनकम होगी वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की होनी चाहिए, इससे पहले की नहीं होनी चाहिए और इससे बाद की नहीं होनी चाहिए। मैं मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करूँगा। अगर कोई भी मेरे को क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंपोनेंट अगर वो आपसे बोलेगा कि भाई इसमें इतना आउटस्टैंडिंग है या इसमें इतना प्रीपेड है, तो मैं उसको प्लस करना है प्लस करूँगा, माइनस करना है माइनस करूँगा, जो भी मुझे करना है मैं उसकी ट्रीटमेंट करूँगा, क्योंकि मैं कैश बेसिस पे नहीं एक्चुअल बेसिस पे बनता हूँ। इसका फॉर्मेट की हमने बात करी थी कि इसके फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा पी एंड एल की तरह। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। और सारे के सारे खर्चे इधर डाल देंगे, सारे के सारे इनकम इधर डाल देंगे। कहाँ से आए हैं ये? जो हमने बेटा कल पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाया था, ये वाला, इसमें मैंने रिवेन्यू और कैपिटल सब डाल रखा है। लेकिन अब मुझे करनी है छटनी, अब मुझे करनी है क्लासिफिकेशन कि भाई रिवेन्यू नेचर के खर्चे अलग, रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट अलग, जो भी कैपिटल नेचर के हैं यहाँ पे, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ डाल दूंगा। ये जो पेमेंट है ये क्रॉस होके इधर आ जाएंगी सारी की सारी। कहाँ पे? एक्सपेंडिचर में साइड पे, केवल रिवेन्यू नेचर की, कैपिटल की नहीं। जैसे वो डिबेंचर था, परचेज ऑफ मशीन है, वो मैंने यहाँ नहीं डाला क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। इसी तरीके से यहाँ पे इनकम साइड पे केवल रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट आएंगी, कैपिटल नेचर की नहीं आएंगी। जैसे कि यहाँ पे लाइफ मेंबरशिप फीस है, डोनेशन फॉर जिम है, ये जो चीज़ें ये मैंने नहीं डाली क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल है। और ये जो सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे 4,35,000 लिखी हुई है, मतलब कि यहाँ पे तीनों साल की जुड़ी हुई थी। मैंने अब आपको जब क्वेश्चन दिखाया था उसमें पिछले साल की भी थी, कुछ आगे के लिए भी थी, कुछ इस साल के लिए थी, इसमें सब जुड़ा हुआ है। लेकिन सब्सक्रिप्शन आएगी तो सही है तो रिवेन्यू नेचर की, लेकिन केवल इस साल की कितनी है, ओनली करंट ईयर की कितनी है वो आएगी यहाँ पे। फिर सब कुछ डाल के बैलेंसिंग करते हैं, अगर इधर की कम आती है तो सरप्लस और अगर इधर का कम आता है तो डेफिसिट। ये हमने कल सीखा था। ठीक है, तो बेटा हमें मैं पहले भी बता चुका हूँ, हमें जो सीखना है इस चैप्टर के अंदर वो यही सीखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। यही इस चैप्टर की जान है जो कि समझ में नहीं आता है। मैंने आपको ये बोला था, देखो जो बेसिक टर्म्स हैं सैलरी, रेंट, ये वो जो हम क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट तो हम कर देंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे कि लाइक सब्सक्रिप्शन है, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ग्रांट्स एंड लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब क्या हैं?
और इन सब की ट्रीटमेंट पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये क्या है, तभी तो मैं जो है उसकी ट्रीटमेंट करूँगा। जब मुझे यही नहीं पता होगा, कि भाई ये चीज़ें क्या है, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कैसे कर दूंगा? पहले तो मुझे पता होना चाहिए। तो आज हम जो है उन सब बेसिक टर्म्स के रिगार्डिंग एक एक चीज़, पहले वो होती क्या है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, पहले हम वो समझेंगे। देन उसके बाद जो है क्वेश्चंस को करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट ये जो हमने बोला इतनी जल्दी, ये कम से कम ये समझ लीजिए 3 से 4 दिन का वो है, इसके कंपोनेंट की ट्रीटमेंट को समझना, एक एक चीज़, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। सेपरेट क्वेश्चन आता है केवल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन करने के लिए। और भी कई सारी चीज़ें बेटा जिसको आपको अलग अलग समझना है, सेपरेट क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसी पे कि इसके कैलकुलेशन बताइए कि कितना अमाउंट आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो पहले हमें अलग अलग कंपोनेंट की ट्रीटमेंट सीखनी है, तब जाके हमसे पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन पाएगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा पढ़ चुका हूँ, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग हम जो है रफली आइडिया पूरा ले चुके हैं क्या होता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको एक बारी मीनिंग भी पढ़ा देता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग जो है ये आपका क्या होता है। देखिए वो आपसे कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम मीनिंग बात करें तो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वहीं पे कि जैसा P&L होता है वैसे ही होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे खर्चे नॉमिनल। बेटा 3 तरीके के अकाउंट होते हैं अगर आपको याद हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अकाउंट्स के भी 3 रूल होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट पे कौन सा रूल लगता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है और प्रिपेयर्ड बाय NPO, और ये केवल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, और जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बेटा इसको नहीं बनाती हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ प्रिपेयर बाय फॉलोइंग एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और किसको फॉलो करता है? एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, जो कि क्या कहता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग और जो भी प्रीपेड चीज़ें हैं मैं उसकी ट्रीटमेंट करूँगा, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट इज़ द समरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द करंट ईयर। केवल ये किसकी समरी है? केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर की। ये सारी बातें मैं आपको पीछे अभी बता चुका हूँ, ठीक है। इट इज़ इन नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट in order to ascertain the surplus or deficit by recording revenue item of a particular period। जिस भी साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अगर आपको देखना है कि कितना सरप्लस हो रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है, तो एक साल के अंदर अंदर जो भी रेवेन्यू नेचर के आइटम हैं, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर और पेमेंट, उन सबको रिकॉर्ड कीजिए और देखिए कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेज ऑफ अ रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, सारी इनकम एंड गेन को रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड। वही बोल दिया इसने कि डेबिट साइड में क्या आएगा और क्रेडिट साइड में क्या आएगा। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट से तो उसको सरप्लस कहते हैं, और अगर उल्टा है वाइस वर्सा तो उसको डेफिसिट कहते हैं। मतलब अगर डेबिट साइड की बैलेंसिंग कम आ रही है तो वो सरप्लस है, और अगर क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग कम आ रही है तो वो बेटा डेफिसिट कहलाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वहीं पे जो ये बता रहा था, और ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता पहले टू बैलेंस BD आएगा या CD आएगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सीधा काम धंधा करना चालू कर देते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से सारी की सारी रिसिप्ट इधर आ जाएगी, कौन सी? रिवेन्यू नेचर की। सारी की सारी पेमेंट इधर आ जाएगी, कौन सी? रिवेन्यू नेचर की। और केवल इस साल से रिलेटेड केवल रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो केवल रिवेन्यू नेचर की होनी चाहिए, और जिस भी साल की आप अकाउंटिंग कर रहे हो केवल उस साल के रिलेटेड होनी चाहिए। सारे कंपोनेंट जितने भी लिखे हैं, ना तो इससे पीछे के होने चाहिए ना इससे आगे के होने चाहिए। ये हमने बेटा यहाँ पे सीखा है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। हम कह रहे हैं कि ये भाई पूरा का पूरा इक्विवेलेंट है P&L के लिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनता है, लेकिन इसमें डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जाम में। ये दोनों डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? देखिए हम कह रहे हैं कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये P&L है, ठीक है।
ये भी वही, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट, ये भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये भी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये भी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये भी क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन के टाइप का, कि ये बनाती है एनपीओ और ये बनाती हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। पी एंड एल कौन बनाता है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन बनाता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसकी हेल्प से बनता है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही तो छटनी करनी है ना, अभी मैंने बताया आपको। और जो पी एंड एल हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? वो बेसिकली बेटा हम ट्रायल बैलेंस कह सकते हो या ट्रेडिंग अकाउंट कह सकते हो, उसकी मदद से ये बनता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बेटा ये देखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नेट प्रॉफिट नेट लॉस। बात वही है, लेकिन यहाँ पे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट और लॉस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। बात दोनों की सेम ही है कि कितना फ़ायदा हुआ कितना नुकसान हुआ इस चीज़ का पता लगता है, उसी चीज़ को एनपीओ में सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेसिफिक ओपनिंग बैलेंस, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि 2BD 2CD कुछ नहीं ना, ये कुछ ट्रांसफ़र करना है ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे अगर हम P&L की बात करें, पहले इसके ऊपर हम ट्रेडिंग बनाते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ग्रॉस लॉस, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र होता है, और अगर ग्रॉस लॉस है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट है अगर तो वो बेटा क्रेडिट साइड से होता है, और ग्रॉस लॉस है अगर तो वो आएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, इसका नहीं होता। यहाँ कुछ नहीं आता, सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखेंगे कौन सी चीज़ रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है और रेवेन्यू नेचर के खर्चे कौन से हैं। सीधा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज सरप्लस और डेफिसिट, और इसका क्या कहलाता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। जो लास्ट में बैलेंस निकलता है इसका, अगर इधर की बैलेंसिंग कम आ रही है तो सरप्लस कहलाएगा, और इधर की कम आ रही है तो डेफिसिट। इसमें नेट लॉस और नेट प्रॉफिट, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये ऑब्जेक्ट बता रहा था बेटा कि इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, बना के मिलेगा क्या? मिलेगा ये, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहीं आप बोलो यहाँ पे भी तो यही बात लिखी हुई थी, यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, लिखा सेम ही है, बस वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसी चीज़ को हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। तो ये डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L में। रही बात, ये बेटा बहुत बारी आता है एग्जाम में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने दोनों पढ़ लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, ये बेटा ये जो है क्या कहते हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है और ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है। 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, कक्षा 11वीं में पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के अंदर क्या क्या आता है? जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, ये वाले जो अकाउंट होते हैं, कंपनी ABC लिमिटेड, ये वो, ठीक है। नेचर गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जो पढ़ा, नेचर नहीं गॉड गिफ्ट जो होते हैं, ठीक है, जब हमने हम पढ़ा था क्लास 11th का, अगर कुछ याद हो आपको, वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट किसको रिकॉर्ड करता है? एसिड से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ये उसको रिकॉर्ड करता है। पहला डिफरेंस ये है। ये क्या करता है? ये कैश ट्रांजैक्शन समरी है कैश ट्रांजैक्शन की, और ये क्या है? ये एक रेवेन्यू अकाउंट है एनपीओ का, बिल्कुल सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में डालते हैं ना ओपनिंग क्लोजिंग। इसके क्लोजिंग बैलेंस को सरप्लस या डेफिसिट के नाम से जाना जाता है, इसके क्लोजिंग बैलेंस को कैश या बैंक के नाम से जाना जाता है। मतलब कि अभी हमने ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले BD, और यहाँ मैंने आपको बताया था बाय CD ऐसे लिखते हैं ना, कैश का भी बैंक का भी, यहाँ पे भी कैश का भी बैंक का भी। तो ये वो ओपनिंग है वो क्लोजिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, सीधा होता है। यहाँ पे अगर कम आ रहे हैं पैसे तो टू सरप्लस, यहाँ पे कम आ रहे हैं तो टू डेफिसिट। यहाँ पे बेटा क्या होता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड रिसिप्ट रिकॉर्ड की जाती है, क्रेडिट साइड पेमेंट, लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड जो है एक्सपेंडिचर और लॉसेज, और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन रिकॉर्ड किया जाता है। इट रिकॉर्ड ओनली कैश आइटम, देयरफॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजंस आर नॉट रिकॉर्डेड। कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट केवल कैश को रिकॉर्ड करता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन इधर नहीं आते।
लेकिन ये कैश और नॉन कैश सबको रिकॉर्ड करता है। जैसे कि लाइक डेप्रिसिएशन जो है वो बेटा एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। पीरियड की अगर बात करें, इट इज शो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर वेन एवर दे बिलोंग टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एक साल के अंदर अंदर कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ये उसको बताता है। ये इसके लिए मैटर नहीं करता कि पैसा पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से या फ्यूचर से। मतलब ये कह सकते हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर होता है और ये बेटा एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे प्रिपेयर होता है। ये केवल करंट ईयर का बताता है। इसके साथ साथ ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ बोथ, ये कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों को रिकॉर्ड कर लेता है, ये केवल रेवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड करता है। ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट नहीं करता, ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एडजस्टमेंट करता है। मतलब कि ये कैश बेसिस पे बनता है और ये एक्चुअल बेसिस पे बनता है, ठीक है। इस एडजस्टमेंट वाले पॉइंट का मतलब सेम ही है कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, ये करता है, या ये कैश बेसिस पे बनता है, ये एक्चुअल पे बनता है, या आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की ट्रीटमेंट नहीं करता। जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो, इस एडजस्टमेंट का यही मीनिंग है। तो ये बेटा इसमें मैंने आपको ये डिफरेंस इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि अब पेपर आना है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये हमने पूरा रफली तो पढ़ लिया था, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसमें ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम में डिफरेंस आता है, इन दोनों में डिफरेंस आता है, रिसिप्ट और कैश बुक में डिफरेंस आता है, प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस आता है। 4 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए हैं और आप इससे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आया आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तब ज़्यादा नंबर का तो आना नहीं है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर डिफरेंस आया भी तो। इतना आपने पढ़ लिया है कि आप बिना इसको पढ़े भी, लेकिन जब कोई सिमिलैरिटी आ जाती है ना, लाइक ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L में क्या डिफरेंस होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन दोनों में आप फिर भी लिख दोगे, इसमें तो आप 1000 पॉइंट लिख दोगे बना के, लेकिन इन दोनों में, और अगर आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस बताइए जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो ऐसी चीज़ों में जो सिमिलैरिटी वाले हैं वो एक बारी नज़र मार के देख लीजिएगा कि क्या है, क्या डिफरेंस लिखना है। और ये आए हुए हैं एग्ज़ाम में कई बारी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। ये बकवास तो बहुत हमने पढ़ ली है, हमें क्या पढ़ना है। मैंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर के जो है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं जिसकी हमें अलग से ट्रीटमेंट को समझना पड़ेगा, तब जाके मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, उस अकाउंट को बना सकता हूँ। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करने से पहले मुझे कुछ 10 से 12 आइटम है जिसको हम स्पेशल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, पहले मुझे इनकी ट्रीटमेंट को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन को करूँगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, तो पहले मुझे वो 10 से 12 जितनी भी चीज़ें हैं उनकी सबकी ट्रीटमेंट आनी चाहिए। क्योंकि जो मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें वो कंपोनेंट होंगे, तो जब मुझे उनकी ट्रीटमेंट पता होगी तभी तो मैं उसको बना पाऊंगा। जब मुझे यही नहीं पता होगा कि सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सब्सक्रिप्शन तो हर क्वेश्चन में होगा, तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको कुछ छोटे छोटे बताता हूँ जिसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है। जैसे कि सबसे पहला जो है, ये मैं आपको कल भी बताया था, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अ लमसम एंड वंस एंड फॉर ऑल अमाउंट पेड एज मेंबरशिप फी ऑन एडमिशन ऑफ अ मेंबर फॉर द होल लाइफ इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फीस। कोई भी बंदा लाइफ टाइम के लिए आपका मेंबर बनना चाहता है, वो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। इट इज रिसिप्ट फॉर नॉन रिकरिंग नेचर। हाँ, वो तो रिसिप्ट में तो आती है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। क्योंकि ये क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये कैपिटल नेचर की है। इसी वजह से ये बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। इट इज शॉन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड एडेड टू कैपिटल फंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे बेटा। क्या बोला उसने, इसकी ट्रीटमेंट क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई कि ये क्योंकि कैपिटल नेचर की है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर को लेता है। कह रहा है इसको कहाँ पे डालना है आपको, लाइफ मेंबरशिप फीस को लाइबिलिटी साइड पे डालना है, और लाइबिलिटी साइड में कहाँ पे, कैपिटल के अंदर आपको इसको ऐड कर देना है। ये इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है इसने।
जैसे मैं बैलेंस शीट जब बनाता हूँ, इस तरीके से हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल, मान लो कैपिटल 2 लाख है, तो अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मुझे दे रखी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइफ मेंबरशिप फीस मान लो 1 लाख है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 लाख। इस तरीके से मुझे कैपिटल के अंदर, कैपिटल फंड मतलब कैपिटल ही है बेटा, कैपिटल के अंदर मुझे लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड करनी है। तो पहली जो आइटम है, पहला जो ट्रांजैक्शन है, स्पेशल ट्रांजैक्शन, वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। कैपिटल नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग है, और कहाँ क्या ट्रीटमेंट है इसकी, बैलेंस शीट में जाएगी, कैपिटल के अंदर ऐड होती है। सेपरेट भी दिखा सकते हो, ऐड करके ना दिखाना चाहो तो भी ठीक है, चल जाएगा काम। दूसरा जो होता है बेटा, ये होती है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई बंदा एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है तो एंट्रेंस फीस इज पेड बाय द न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए उसको एंट्री फीस देनी पड़ेगी। इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड इट विल बी शोन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट है तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड आएगी, इनकम साइड पे आएगी, बिकॉज ऑफ कैश का इनफ्लो हो रहा है यहाँ पे, इस वजह से। तो हमने ये भी पढ़ लिया। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, सारा का सारा ध्यान आपका यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। 2 वर्ड को आपको बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। पहला जो वर्ड है ये है आपका लेगेसी, और दूसरा जो वर्ड है ये है बेटा आपका डोनेशन। पहले आप इन दोनों चीज़ों का मतलब समझेंगे, व्हाट इज़ लेगेसी एंड व्हाट इज़ डोनेशन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। देखिए दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है, बस दोनों में एक डिफरेंस है। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक एनपीओ है, और किसी ने, कोई भी बंदा है, ठीक है, ये बंदा जिंदा है, अभी जिंदा है, ठीक है, इस बंदे ने आपको 2 लाख रुपए दिए खुद कि भाई इस पैसे का ये आप ले लीजिए। अब बेटा दो चीज़ें ध्यान से सुनेंगे। इसने आपको 2 लाख रुपए दिए और इसने बोला यहाँ पे इस जगह पे स्कूल बनवा देना, ये मैं 2 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ और इस जगह पे स्कूल कंस्ट्रक्ट करा देना। उसने आपको पर्पस बता दिया बेटा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है वो आपको 2 लाख रुपए दे दे और कुछ बताए ना कि कुछ बनवाना है नहीं, बस उसने डोनेशन दे दी कि लीजिए आप रखिए। मतलब डोनेशन जो है एनपीओ की फंडिंग का एक टाइप है बेटा। हमने बोला ना इसके बाद पैसा कहाँ से आएगा, चलेगी कहाँ से ये, तो सबसे पहला जो इनके पास वो है बेटा डोनेशन। डोनेशंस से ये चलती हैं। तो अगर कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है खुद, ठीक है, 2 मैटर हैं यहाँ पे, या तो वो आपको पर्पस बता रहा है कि इस पैसे का ये करना है, या बेटा वो आपको पर्पस नहीं बता रहा कि इस पैसे का क्या करना है, कुछ भी कर सकते हो। तो डोनेशन क्या होती है, डोनेशन वो होती है जब एक बंदा आपको अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट में आपको पैसे दे रहा है। और ये 2 तरीके की होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज जनरल डोनेशन एंड सेकंड वन इज स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होती है, दीज डोनेशन आर प्रोवाइडेड बाय डोनर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जब उस बंदे ने मेरे को 2 लाख रुपए दिए और बोला यहाँ पे स्कूल बनवा देना, उसने अपना पर्पस मेंशन किया है कि मैं आपको ये जो पैसे दे रहा हूँ ये किस वजह से दे रहा हूँ, आपको स्कूल बनवाना है इसका, ये नहीं कि तुम जो है इस पैसे का जो है कुछ और कर दो, कुछ और नहीं करना। स्कूल बोला है तो स्कूल ही बनवाना है। दे शुड बी शोन distinctly on the liability side of the balance sheet and should be used only for the assigned purpose। मतलब कि बेटा जब आपको कोई बंदा डोनेशन दो, क्या कह रहे हो, नहीं, जब कोई बंदा आपको पैसे दे रहा है और बेटा पर्पस मेंशन है तो वो चीज़ जो है स्पेसिफिक डोनेशन कहलाती है। क्या कह रहे हो, हाँ, एक्सपेंडिचर कहाँ से आ गया यार, पैसे आपको मिल रहे हैं वो तो रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर कहाँ से हो गया, रिसिप्ट है ये, डोनेशन आपकी। लेकिन रिसिप्ट साइड तो आएगा, लेकिन रिसिप्ट साइड बेटा सुनिए पहले, रिसिप्ट तो है, लेकिन जब बेटा
जब जो डोनर होता है, जब वो पर्पस मेंशन कर देता है कि मैं इसलिए आपको पैसे दे रहा हूँ, तो वो बेटा कैपिटल नेचर की बन जाती है डोनेशन, वो रिवेन्यू नेचर की नहीं आती। जब डोनर आपको पर्पस मेंशन कर दे कि मैं इसलिए आपको पैसे दे रहा हूँ, तो वो कैपिटल नेचर की होगी, और अगर कैपिटल नेचर की है तो बेटा वो लायबिलिटी साइड आएगी बैलेंस शीट के अंदर। इस पैसे का यूज़ मैं केवल उसी चीज़ के लिए कर सकता हूँ जिस बंदे ने उस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं। अब आती है बात जनरल डोनेशन की। जनरल डोनेशन क्या होती है? दीज डोनेशन आर प्रोवाइडेड बाय द डोनर विदाउट एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज़। मतलब उनने से 2 लाख रुपए दे दिए, लो जी मेरी तरफ से पैसे, कुछ नहीं बताया क्या करना है, कोई पर्पस मेंशन नहीं है उस डोनेशन के साथ। मतलब आप उसका यूटिलाइजेशन कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। तो ऐसी डोनेशन, जनरल डोनेशन आर ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि रिवेन्यू है तो बेटा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, और किस साइड आएगी? इनकम साइड आएगी। कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि डोनेशन जो है वो 2 तरीके की होती है। जनरल डोनेशन अगर है तो वो बेटा रिवेन्यू नेचर की होती है, स्पेसिफिक डोनेशन अगर है तो वो बेटा कैपिटल नेचर की होती है। क्योंकि रिवेन्यू नेचर की है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, क्योंकि कैपिटल नेचर की है इसलिए बैलेंस शीट में आएगी, और लायबिलिटी साइड क्यों? लायबिलिटी साइड क्यों आएगी, एसेट साइड क्यों नहीं आ रही? लायबिलिटी साइड इसलिए क्योंकि बेटा आपके ऊपर उस बंदे ने पैसे दिए आपको कि जी स्कूल बनवाना है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है ना कि आपको भाई वो काम करना है। कौन सी डोनेशन स्पेसिफिक होगी, कौन सी डोनेशन जनरल होगी? अगर डोनेशन का पर्पस मेंशन है। जैसे कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें बेटा लिखा हुआ था डोनेशन फॉर जिम, जिम बनवाने के लिए डोनेशन मिली, तो वो बेटा स्पेसिफिक डोनेशन है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो डोनेशन दी जा रही है, ये बेटा स्पेसिफिक है, इसका जिम ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और जब केवल डोनेशन वर्ड लिखा रहता है, सिर्फ डोनेशन, तो वो बेटा जनरल डोनेशन ट्रीट की जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ डोनेशन। जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, मतलब जब केवल डोनेशन लिखा हुआ है, सिर्फ डोनेशन, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ, तो मैं फिर कैसे क्या करूँगा? जनरल मानूँ या स्पेसिफिक मानूँ? then it should be treated as general donation and student must mention this fact in his working note। तो भाई अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, और वैसे भी अगर बेटा जब केवल डोनेशन वर्ड लिखा हो, कौन सा जनरल डोनेशन मानेंगे एक बार? मतलब कि जैसे कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, और यहाँ रिसिप्ट साइड पे आपको लिखा हुआ है सिर्फ डोनेशन। सिर्फ जब डोनेशन वर्ड लिखा रहेगा, मान लो 2 लाख रुपए की डोनेशन मिली आपको, तो भाई सिर्फ लिखा है डोनेशन, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब बेटा सिर्फ डोनेशन वर्ड लिखा रहेगा तो वो जनरल डोनेशन होती है। या अगर कुछ ऐसा लिखा है, तो डोनेशन वगैरह वो सारे एक साथ नहीं ले सकते, अलग अलग लिखनी पड़ेगी? बेटा जितनी डोनेशन मिलेंगी देखना पड़ेगा आपको जनरल है या स्पेसिफिक है। अगर बेटा जितनी भी जनरल होंगी इतनी डोनेशन नहीं होगी, एक ही होगी। 2 अलग हो सकती हैं, एक जनरल हो सकती है, एक स्पेसिफिक हो सकती है। जैसे एक लिखा है डोनेशन 2 लाख रुपए, और एक ऐसे लिखा रहेगा डोनेशन फॉर जिम 1 लाख रुपए। तो अब ये 2 तरीके की डोनेशन है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो डोनेशन फॉर जिम है ये तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी क्योंकि ये स्पेसिफिक हो गई, और जो सिर्फ डोनेशन लिखी हुई है 2 लाख रुपए की, वो आपकी कहाँ पे जाएगी? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, ठीक है। और डोनेशन बंदा खुद देता है, जिंदा है वो खुद दे रहा है, ठीक है, खुद आया है देने, यह आपको ध्यान रखना है। उमेश इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सर समझ आ गया। अब बात करते हैं बेटा लेगेसी की। लेगेसी सेम है डोनेशन, लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ बंदा मर जाएगा। मतलब कि जब ऐसे कहते हैं ना कि मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है या मेरा जो पैसा है उसका ये कर देना, वो बेटा लेगेसी कहलाती है। ये बंदा खुद नहीं दे पाता, मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का ये कर देना,
जैसे मान लो उसने बोला मेरे मरने के बाद मेरी भी जो प्रॉपर्टी है उसका उसका उसके हॉस्पिटल बनवा देना। अब यहाँ पे भी दो कंडीशन है बेटा कि पर्पस मेंशन है या पर्पस मेंशन नहीं है। एक केस है, मान लो मैं कह रहा हूँ मेरे मरने के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है आश्रम वालों को दे देना, ठीक है, वो कुछ भी करे, मैंने ये बोला, तो वो बेटा जनरल लेगेसी कहलाएगी या जनरल डोनेशन कहलाएगी, ठीक है। और अगर मैंने बोला मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है आश्रम वालों को देना, वो हॉस्पिटल बनवाएंगे इन सब चीज़ों का, तो वो बेटा स्पेसिफिक लेगेसी कहलाएगी या स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगी। डोनेशन और लेगेसी सेम ही चीज़ होते हैं, बस डिफरेंस ये है बेटा, डोनेशन में बंदा खुद देता है अपने हाथ से, जिंदा होता है, और लेगेसी में बंदा जब मर जाता है तो जो है उसके बाद देता है। सेम दो तरीके की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। अगर मरने के बाद पर्पस मेंशन करके गया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लेगेसी इज द अमाउंट रिसीव बाय एनपीओ ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन और मेंबर एज पर हिज विल। जब पर्सन के मरने के बाद उसकी जो विल है, उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो वेल्थ है जो एनपीओ को मिलती है, वो लेगेसी कहलाती है। ये भी दो तरीके की होगी। अगर पर्पस मेंशन नहीं है, पहले क्या कह रहा है, इट अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आएगी, लेकिन अब इसको इनकम में डालना है या नहीं डालना। इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट एंड शॉन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसिप्ट कब मानी जाएगी, अगर बेटा पर्पस मेंशन है, वो मरने के बाद ये बोल के गया है कि इसका ये काम होना चाहिए, इसके अलावा जो है इसके बाद जो है इसका और कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है बेटा ध्यान रखना है। लेकिन अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो बेटा फिर उसको जो है, हाउएवर इफ अमाउंट ऑफ लेगेसी इज टू स्मॉल इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लेगेसी का अमाउंट बहुत ही छोटा है तो उसको रेवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट करेंगे। ये भी कह सकते हो बेटा अगर अमाउंट जो है वो स्मॉल है, बट ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी बेटा, अमाउंट स्मॉल वाली। आप यही ध्यान रखिएगा, अगर लेगेसी के साथ पर्पस मेंशन है, ठीक है, अगर पर्पस मेंशन नहीं है तो वो बेटा क्या ट्रीट की जाएगी, वो ट्रीट की जाएगी जनरल, ठीक है। और अगर पर्पस मेंशन है तो वो बेटा फिर क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक। लेगेसी और डोनेशन सेम ही चीज़ें हैं, बस देने का टाइम गैप है। डोनेशन वो खुद दे रहा है, लेगेसी मरने के बाद, और दोनों दो तरीके की होती है। तो आपको सबसे पहले इन सब की ट्रीटमेंट 4 वर्ड मैंने आपको पढ़ाए हैं। पहला है लाइफ मेंबरशिप फीस, दूसरा है एंट्रेंस फीस, तीसरा है डोनेशन, और चौथा है लेगेसी। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, ऊपर से जा रही है? आ रही है सर। आ रही है समझ में। रुद्र आ रही है सर। बताइए कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जो है वो किस नेचर की होती है और कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, लाइफ मेंबरशिप फीस? पहले बताइए होती क्या है और ये कहाँ पर आएगी? लाइफ मेंबरशिप जो होती है वो होती है एक ही बारी में लाइफ टाइम की सब्सक्रिप्शन दे देना। तो ये रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है? तो ये इनकम में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी? ये इनकम में। ये लो यार तुम क्या हो यार, अभी मैं बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट केवल रिवेन्यू नेचर को रिकॉर्ड करता है, कैपिटल नेचर के जितने भी चीज़ें होती हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती हैं। उमेश, हाँ जी सर। एंट्रेंस फीस क्या होती है? सर एंट्री फीस सर, जैसे कोई बंदा सर एनजीओ में सर एडमिशन लेना चाहता है सर उसके एडमिशन के लिए मांगी जाती है सर ये। तो ये रिवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की है? सर रेवेन्यू नेचर की सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ये। डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, मतलब एक्सपेंडिचर साइड आएगी या इनकम साइड आएगी? सर इनकम साइड सर, क्रेडिट। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए रुद्र,
जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में क्या डिफरेंस होता है? जनरल डोनेशन होती है कि बस डोनेशन कर दी तो बताएंगे उसका पर्पस क्या होता है, तो इसमें पर्पस बताते हैं कि किस चीज़ के लिए है डोनेशन। अच्छा, और स्पेसिफिक? स्पेसिफिक में बताते हैं पर्पस की इस चीज़ के लिए है डोनेशन। तो जो स्पेसिफिक होती है वो रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है? स्पेसिफिक वाली जो है कैपिटल नेचर, तो इनकम में आएगी या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट, और जो जनरल वाली है वो रिवेन्यू, वो कहाँ पे आएगी? वो इनकम। वो इनकम में आएगी। तो ये रिसिप्ट साइड आएगी, पेमेंट साइड आएगी, किधर आएगी, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड? अच्छा उमेश, डोनेशन और लेगेसी में क्या डिफरेंस है? सर लेगेसी सर एक पर्सन है, वो सर एनजीओ के लिए सर मतलब कि कोई थिंग है, जैसे पूंजी सर बोल रहा कि मेरे मरने के बाद आफ्टर दैट सर दे दी जाएगी सर किसी, सर वो एस्पेक्ट हाँ, ये सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो आप। ये लेगेसी एक पर्सन नहीं है, लेगेसी भी डोनेशन ही है, गिफ्ट ही है, अमाउंट ही है जो एनपीओ को मिल रहा है। लेगेसी पर्सन नहीं है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? लेगेसी इज़ द अमाउंट, अमाउंट है वो, ठीक है, जो कि एनपीओ को मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है? पर्सन की डेथ के बाद, जब उस मेंबर की डेथ के बाद उसकी जितनी भी विल होती है, जो भी प्रॉपर्टी है कि मेरे मरने के बाद ये कर दीजिएगा इस चीज़ का, वो बेटा लेगेसी है। लेगेसी मरने के बाद मिलती है एनपीओ को, और डोनेशन बंदे के जिंदा रहने के साथ मिलती है। ये डिफरेंस है। और ये जो जनरल और स्पेसिफिक है, ये भी लेगेसी के ही टाइप होते हैं कि जो मरने के बाद उस बंदे ने पर्पस मेंशन किया है या नहीं किया है। अगर जनरल लेगेसी है, पर्पस मेंशन नहीं करा, तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। और अगर बेटा स्पेसिफिक लेगेसी है तो वो जो है बेटा बैलेंस शीट के अंदर आएगी, ठीक है। और जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, जब केवल डोनेशन लिखा हुआ है, सिर्फ डोनेशन, ये ध्यान रखिए, जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा है डोनेशन 1,00,000 रुपये, तो मैं क्या मानूं? स्पेसिफिक मानूं या जनरल मानूं? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा हम उसको जनरली मानेंगे। आप बस एक बात ध्यान रख लीजिए, हम अपनी तरफ से कभी भी स्पेसिफिक नहीं मानते, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा डोनेशन जनरल ही रहती है वगैरह। और जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो हम कल करेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हमने ये पढ़ लिया है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, एंट्रेंस फ़ीस, लेगेसी, डोनेशन, ये सब पढ़ लिया है। अब बात करते हैं दो फंड्स के रिगार्डिंग। पहला जो है वो है एंडाउमेंट फ़ंड और दूसरा है स्पेशल फ़ंड। तो एंडाउमेंट फ़ंड की ट्रीटमेंट क्या होगी और स्पेशल फ़ंड की ट्रीटमेंट क्या होगी? एंडाउमेंट फंड में कह रहा है कि कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। देखो, जो भी कैपिटल नेचर का है वो लायबिलिटी साइड आएगा बैलेंस शीट के अंदर। जो रिवेन्यू नेचर का है वो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और रिसिप्ट है तो इनकम साइड आएगा, जो भी है वो एक्सपेंडिचर साइड आएगा। तो बस आपको ये समझना है, बस आपको शॉर्ट में कहीं लिख लीजिए कि भाई अगर ये है तो ये रिवेन्यू नेचर की तरह ट्रीट की जाएगी, और अगर ये है तो ये भाई कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट की जाएगी। ये आपको जो है यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं स्पेशल फंड के रिगार्डिंग। स्पेशल फंड जो है ये आपका क्या होता है? स्पेशल फंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑर्गेनाइजेशन establish some specific fund with special object such as tournament fund, building fund, etc. इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं क्या करती है, इसका नाम है स्पेशल फंड। स्पेशल मतलब कि जो फंड है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए है। तो कह रहा है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक फंड बनाती है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि टूर्नामेंट फंड हो गया टूर्नामेंट कराने के लिए, बिल्डिंग फंड हो गया बिल्डिंग बनवाने के लिए। तो द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम दिस स्पेशल फंड इज एडिड टू कंसर्न फंड। अगर इस फंड से रिलेटेड आपको इनकम रिसीव हो रही है,
जैसे आपने टूर्नामेंट फंड बनवा रखा है, तो आपको अगर टूर्नामेंट फंड से रिलेटेड अगर पैसे मिल रहे हैं तो आप टूर्नामेंट फंड में ऐड कर देंगे। बिल्डिंग फंड में अगर पैसे मिल रहे हैं, बिल्डिंग के लिए अगर डोनेशन मिली है तो बिल्डिंग में ऐड कर देंगे। और अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो, while the expense related to these fund are deduct from the fund and the balance is shown liability side of the balance sheet। और अगर खर्चा हो रहा है तो मैं इस फंड में से माइनस कर दूंगा और जो भी अमाउंट बचा वो बैलेंस शीट में डाल दूंगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने जो है एक टूर्नामेंट फंड बना रखा है 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। अब 1 लाख रुपए का मैंने टूर्नामेंट फंड बना रखा है, मुझे इसके रिगार्डिंग मान लीजिए रिसिप्ट मिलती है 2 लाख रुपए की, ठीक है। तो उसने बोला अगर भाई इससे रिसीव हो रहे हैं पैसे तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो टोटल मेरे पास अब टूर्नामेंट फंड के लिए कितने पैसे हो गए? 3 लाख रुपए हो गए, ठीक है। मान लो मेरे को डोनेशन मिल गई टूर्नामेंट के लिए, और मेरा जो खर्चा हुआ है टूर्नामेंट के रिगार्डिंग एक्सपेंस जो हुआ है वो हुआ है 2.5 लाख का। तो मेरे पास अभी भी कितने पैसे बच गए? अभी भी 50,000 रुपये, अभी भी 50,000 रुपये मेरे पास जो है बच गए। तो ये 50,000 रुपये कहाँ पे आएंगे? उसने बोला ये 50,000 रुपये जो है लाइबिलिटी साइड पे आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। देखिए दोबारा से समझिए उमेश, हमें 2 चीज़ों की ट्रीटमेंट समझनी है, एक इंडाउनमेंट फंड और एक स्पेशल फंड। इंडाउनमेंट फंड सीधा समझ लीजिए कैपिटल नेचर का है, बैलेंस शीट में आएगा लाइबिलिटी साइड। लेकिन हम पढ़ रहे थे स्पेशल फंड क्या होता है। स्पेशल फंड का मतलब होता है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस स्पेशल फंड बनाती है एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कि इस फंड से यही काम होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे टूर्नामेंट फंड से केवल टूर्नामेंट करवाए जाएंगे, बिल्डिंग फंड से केवल बिल्डिंग बनवाई जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्पेशल फंड है जिसमें फंड का पर्पस मेंशन है, जिसमें फंड का पर्पस मेंशन हो कि भाई ये इस पर्पस के लिए है, वो बेटा स्पेशल फंड कहलाता है। अगर इस फंड से रिलेटेड आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो इसमें प्लस कर देंगे, और अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो माइनस कर देंगे। जैसे मैंने बोला मेरे पास टूर्नामेंट फंड है 1 लाख रुपए का, और इसके रिगार्डिंग मेरे को इनकम रिसीव हो रही है 2 लाख रुपए, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? 3 लाख रुपए हो गए टूर्नामेंट करवाने के लिए। अब करवाया आपने टूर्नामेंट, खर्चा कितना हुआ? 2.5 लाख रुपए। 2 लाख कैसे रिसीव क्या? और माना मैंने अपनी तरफ से कि किसी ने डोनेशन दे दी टूर्नामेंट के लिए, तो पैसे आए मेरे पास। उसने बोला अगर पैसे आ रहे हैं तो प्लस कर दो, जा रहे हैं तो माइनस कर दो। मैंने मान लिया किसी ने मेरे को 2 लाख के लिए डोनेशन दे दी कि लो जी टूर्नामेंट करा देना, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ऐसे। तो 3 लाख रुपए हो गए, 1 लाख मेरे पास पहले से थे और 2 लाख रुपए और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 3 लाख। अब 3 लाख मिल गए, फिर मैंने टूर्नामेंट कराया तो कितना खर्चा हुआ? 2.5 लाख का। अब भी मेरे पास 50,000 रुपये बच गए। तो अगर पैसे बच रहे हैं तो किस तरफ आ जाएंगे? बैलेंस शीट में आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड, क्योंकि बेटा वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो बेटा कैपिटल नेचर की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, मान लीजिए टूर्नामेंट फंड जो है वो 1 लाख का था, मेरे पास डोनेशन आई टूर्नामेंट के लिए 2 लाख की, टोटल मेरे पास 3 लाख रुपए हो गए। अब पता चला मैंने जब टूर्नामेंट कराया तो खर्चा कितना आ गया? 3.5 लाख का, 50,000 रुपये ज़्यादा। अब क्या हुआ बेटा? अब ये 50,000 रुपये का क्या करूँ? ये 50,000 रुपये कहाँ से आएंगे जो फालतू का खर्चा हुआ है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है। अगर ऐसा हो जाता है कि आपके फंड में जितने भी पैसे थे, अगर खर्चा फंड से ज़्यादा हो जाता है तो ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस, अब बेटा बैलेंस शीट कुछ बचा ही नहीं पैसा, तो बैलेंस शीट में खाक का डालोगे, उल्टा आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो गए। तो अब ये जो पैसे जो फालतू के खर्च हो रहे हैं, इफ़ द एक्सपेंस आर मोर देन द सम ऑफ फंड देन द रिमेनिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो खर्चा हो गया ना आपके लिए, तो ये खर्चा बेटा अब कहाँ पे आएगा? ये खर्चा बेटा अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, डेबिट साइड। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि अगर खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, फंड में इतना पैसा नहीं है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन अगर फंड में जितना पैसा था खर्चा हुआ और फिर भी पैसे बच गए,
तो वो पैसे जो हैं बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे आएंगे, लायबिलिटी साइड पे आएंगे। ये कहने का इसका मतलब है। क्या कह रहे हो उमेश, बताइए कुछ कह रहे। हाँ हाँ बोलो। स्पेशल फंड सर, हाँ स्पेशल नेचर नहीं बेटा, स्पेशल फंड कैपिटल नेचर का है। कैपिटल ने स्पेशल फंड जो भी स्पेशल है ना, स्पेशल जिसका एक स्पेशल ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेंशन है, वो सब बेटा चाहे वो डोनेशन हो चाहे वो फंड हो, वो बेटा कैपिटल नेचर के होंगे इस चैप्टर के अंदर, जिसका एक पर्टिकुलर पर्पस मेंशन है कि इस फंड का यूज़ यहीं हो सकता है। जैसे टूर्नामेंट फंड, पैसा जो है वो टूर्नामेंट कराने के लिए है। बिल्डिंग फंड बिल्डिंग बनवाने के लिए, पर्पस मेंशन है बेटा। फिर देखिए क्या कह रहा है, ये कैपिटल नेचर का है, बस वो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कब आएगा। एक कंडीशन है कि अगर फंड में जितने पैसे थे अगर वो कम पड़ जाएं, खर्चा आप ज़्यादा कर दो, तो जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अदरवाइज अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं तो वो भाई आप बैलेंस शीट के अंदर ही डालिए, वो कहीं नहीं आएगा। अब देखिए, वंस द स्पेसिफिक पर्पस फॉर विच द फंड हैज़ बीन क्रिएटेड हैज़ बीन मीट, द बैलेंस इन द फंड इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला उसने। जो फंड आपने जिस पर्पस के लिए बनाया था, जब वो पर्पस आपका पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी आपके पास पैसे बच रहे हैं, भाई आपका बिल्डिंग बनाने के लिए फंड बनाया था, बिल्डिंग बन गई लेकिन फिर भी पैसे बच रहे हैं, तो फिर उस पैसे का क्या करें। अब तो बिल्डिंग भी बन गई पूरी की पूरी, अब क्या करें। तो उसने बोला उस पैसे को कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। मतलब कि जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे जहाँ पे जो कैपिटल होगी उसमें मैं ऐड कर दूंगा अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसे बच रहे हैं किसी भी फंड के। ये बेटा आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, इस फंड की ट्रीटमेंट क्या होती है, ये आपने समझ लिया है। अब दो वर्ड आप और भी कई सारी चीज़ें हैं, देखो कितने 1 2 3 4 5, हाँ ये जो है हम कल करेंगे। और ये कल हम बेटा खासकर सब्सक्रिप्शन करेंगे इसके क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। सेपरेट क्वेश्चन आता है, 2-3 कंपोनेंट है जिस पे सेपरेट क्वेश्चन आता है 3 नंबर का।